Now, Suma is swimming in a pond. तो ऐसे केस में क्या सुमा कोई वर्क डन कर रही है? That is work and energy exercise solution. पहला क्वेश्चन देखो। जैसे हम कभी भी फोर्स लगाते हैं तो बाई हैंड वो पानी को पुश कर रही है। बाई हैंड सुमा इज स्विमिंग वाटर, पुशेस द वाटर बैक साइड एंड हेंस शी मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। स्विमिंग में तो अपवर्ड थोड़ी नहीं जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। सुमा इज वर्किंग, ये अप्लाइंग फोर्स ऑन वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से क्या होगा, हैंस शी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो वो इस तरीके से सुमा वर्क कर रही है। तो सुमा इज पुशिंग वाटर बैक। और कभी कभी कुछ लोगों के क्या होते हैं, ये पैर है तो पैर में वो लोग डैने बांध लेते हैं। इस तरीके से देखा है कि नहीं? तो उससे क्या होता है कि अगर लेग में डैने आप बांध लो तो पानी उससे आगे पीछे कर सकते हैं ना, जैसे मछलियां नहीं करती है अपने फील से, तो वैसे भी कर सकते हो। एसेसरीज लगा लो एक्स्ट्रा, अदरवाइज हाथ पैर से भी लोग स्विमिंग करते हैं तो कम आपको फोर्स लगेगा, थकान कम होगी। पुशिंग वाटर बैकवर्ड एंड हैंस मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो सुमा is doing work. Now, a donkey is carrying a load on its back. तो अब जरा देखो कि सेकंड क्वेश्चन, मान लीजिए ये गधा है तो ये लोड ले जा रहा है और साथ में आगे चलता भी जा रहा है। तो क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसके सर पे गठरी रख दी है धोबी ने, तो दैट इज, बट इट इज नॉट वर्किंग बिकॉज इट इज अप्लाइंग फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, हाउएवर इट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो इसलिए जब भी सुन लो फोर्स, अभी तुमको पहले भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स अगर परपेंडिकुलर और 3 केस बताया थे जब वर्क डन नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए अर्थ है, उसके चारों तरफ मून घूम रहा है तो फोर्स तो सेंटर की ओर है लेकिन चल तो ऐसे रहा ना परपेंडिकुलर, तो ऐसे केस में कोई वर्क होता है? नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे तो वहाँ पर वर्क डन। मान लो तुम ऐसे धक्का दो और ट्रक इधर चल जाए तो क्या तुम क्लेम करोगे कि मैंने ही चलाया है? क्योंकि उससे तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता। देखो अगर तुमने इसमें पुश किया, तुमसे कहा जाए धक्का लगा दो, ट्रक नहीं चल रहा, तुम ऐसे धक्का लगाओगे? तुमको तो ऐसे लगाना चाहिए। इसका तो कोई भी कंपोनेंट वहाँ बनेगा ही नहीं। सो इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन नो वर्क इज डन। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से यहाँ पर donkey is applying फोर्स। कायदे से कुली को हमें 1 रुपया नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कुली है वो फोर्स तो वो ऊपर लगा रहा है लगेज उठाने का, चल सामने रहा है, तो इसलिए हमें नहीं देना चाहिए। बट हम उसे फ्रिक्शन का पैसा देते हैं। फ्रिक्शन के अगेंस्ट में भी फोर्स हो रहा है
तो अप्लाइंग फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। अभी फ्रिक्शन के केसेस आए नहीं आपके में, इसलिए फ्रिक्शन से ही उन्होंने वो कर दिया। अप्लाइंग फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, हाउएवर डिस्प्लेसमेंट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट है इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसलिए सो देयर इज नो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। तुम यहाँ क्लियर कर दो, बोलो हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। तो देयर इज नो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर perpendicular to each other, so no work is done by donkey against gravity. Now, a windmill is lifting water from well, so windmill क्या करती है बताइए। कि मान लीजिए कि उसके बहुत बड़े बड़े डैने होते हैं और उससे क्या होता है, इसके पीछे की एक चेन लगी है, तो जब ये मूव करेगा तो इसके पीछे ऐसे गियर वाली चेन है, ये गियर है, तो वो गियर भी मूव करेगा। और इसके ऊपर जैसे तुम पैडल चलाते हो तो क्या तुम्हारी साइकिल की चेन मूव करती है, और इसी में बहुत सारे ऐसे पानी के वो लगे हुए हैं, तो उससे क्या होगा, नीचे यहाँ पानी भरा हुआ है वेल में, ये वेल है, तो वेल में पानी भरा हुआ है, तो धीरे धीरे क्या होगा बताओ, ये पानी उठा लेगी। इसी तरीके से ये ऐसे, ये रहट नहीं होती है, और ये उठाएगी, और जब उठाएगी तो फिर ये यहाँ पर जब ये पानी से सब भरे हुए हैं और ये खाली है, और ये कैसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। तो क्योंकि विंडमिल ऐसे रोटेट कर रही है तो इसकी गियर भी ऐसे रोटेट कर रही है, इसलिए इसके चारों तरफ, तो ये अंदर जाएगा डब्बा, और ये डब्बा फिर क्या करेगा, इसी को तो रहट कहते हैं कि नहीं कहते हैं, दैट इज टरबाइन जब मूव करता है तो क्या होगा कि ये कंपोनेंट, ये जो डिफरेंट वेसल्स हैं तो वो भी कहते हैं आगे चलता जाएगा। और ये पानी फिर क्या होगा, यहाँ कहीं पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, प्लेटफॉर्म में जब ये डिब्बा यहाँ उल्टा होगा तो क्या अपने पानी को पलट देगा, और वो पानी फिर कहाँ चला जाएगा बताओ, खेतों में चला जाएगा। तो इसी के बारे में कहा गया है कि चलती हैं रहट की आवाजें यूं ऐसे लगे शहनाई बजे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो रहट की आवाज, हम लोग रहट की आवाज को ही शहनाई समझते हैं। तो ये चीज यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि when windmill is moving and water is sprinkling on field, तो क्या वर्क हो रहा है, तो यस, यहाँ जो विंडमिल की पावर है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में कार्य कर रही है और पानी को उठा रही है। तो जरा इस चीज को लिखें, विंडमिल इज लिफ्टिंग वाटर। तो विंडमिल ऐसे ही पवन चक्की है कि नहीं, तो उससे लिफ्टिंग वाटर। इसी से तुम लद्दाख में चले जाओ तो विंडमिल नहीं चलेगी, वहां पर पानी में ऐसे चलेगा, पानी जैसे ऐसे चलेगा, और उसके घूमने की वजह से एक चेन है, और चेन से वहां पर आटे की चक्की चलती है, लोग अपना गेहूं लाते हैं, पीस के ले जाते हैं, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं, 24 घंटे चलती है। तो नाउ windmill is lifting water from well. So in this case क्या होगा, windmill is doing work, और ये जो पानी ऊपर चढ़ रहा है तो ये कौन उठा रहा बताओ, विंडमिल। और किसके अगेंस्ट में उठा रहा है ये विंडमिल, और वर्क करने वाली एजेंसी कौन है, विंड। मान लो कहीं फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, विंड अप्लाई। यहाँ कौन कर रहा है, डंकी, और इसी तरीके से यहाँ स्विमर कर रहा है।
तो एजेंसी का भी पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। सो विंड मिल इज डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। आप भी जब कोई चीज उठाते हो तो क्या ग्रेविटी के अगेंस्ट में ही काम करते हो, तो ऐसे विंड भी कर रही है। एंड लिफ्टिंग वाटर, सो वर्क इज डन। हाँ, पॉजिटिव वर्क होगा कनिष्का की निगेटिव, क्योंकि वो तुम ऊपर उठा रहे हो, जिधर वो विंड मिल फोर्स लगा रही है तो उधर। सो वर्क पॉजिटिव, सो वर्क इज डन। ये तो विंड ने काम किया, विंड ने पॉजिटिव वर्क किया। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम कोई चीज ऊपर उठाते हो नमन, तो क्या ग्रेविटी भी कार्य कर रही है? ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही है और चीज ऊपर चलती चली जा रही है, तो ग्रेविटी का कैसा वर्क है? निगेटिव। और जब तुम कोई चीज छोड़ देते हो तो ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही है, चीज भी क्या फ्री फॉल के दौरान नीचे जा रही है। सो ड्यूरिंग फ्री फॉल ग्रेविटी इज अप्लाई। ग्रेविटी तो हमेशा लगेगी, लेकिन अगर नीचे जा रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर ले रहा है, तो उस समय वर्क डन कैसा होगा? और अगर तुम ऊपर फेंकोगे तब भी क्या ग्रेविटी लगेगी? लगेगी, तभी तो चीज उसका धीरे धीरे क्या होता है, स्लो डाउन होती जाती है। तो ऐसे समय में ग्रेविटी नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन कैसा हुआ? सो ड्यूरिंग हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, the work done by gravity is negative and second half of time of flight, मतलब जो शुरुआती उड्डयन काल में गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा और अंतिम आधे काल में इसके द्वारा धनात्मक होगा। सो ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ ऑफ टाइम द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट तो जानते हो जितने समय में कोई चीज ऊपर रहती है, तो नेक्स्ट वाले में जब वो गिर रही होगी तो क्या उस समय ग्रेविटी के द्वारा पॉजिटिव होगा? अब अगला क्वेश्चन पढ़ लो, डी क्या कहता है? डी में बताओ। तो इसमें कहा गया है ग्रीन प्लांट में अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है, दिव्या बताओ। बहुत अच्छा, जैसा इन्होंने कहा सर कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, कोई वर्क डन भी, फोर्स भी नहीं है ना, तो इसलिए एज नो फोर्स इज अप्लाइड। और कोई पत्तियों में अगर खाना बन रहा है तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? एंड नो डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस। इज टेकिंग प्लेस। सो कुमकुम सेंटेंस पूरा करो। सो हाँ, so no work is done या work done is zero। ई देखिए, अगर मान लीजिए फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड, नमन, इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन, तो कुछ होगा? क्योंकि इंजन आगे फोर्स लगा रही, चीज ट्रेन लगे स्टेज में जा रही, सो वर्क डन, वर्क इज डन। अभी यहाँ पॉजिटिव निगेटिव के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, सो बस आप ये लिख दीजिए वर्क इज डन। इंजन इज अप्लाइंग फोर्स एंड ट्रेन इज गेट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जहां इंजन उसे ले जाएगा, जहां, है ना, तो उसी तरीके से वर्क इज डन। इंजन इज अप्लाइंग फोर्स एंड बोगीज, जो उसकी बोगीज हैं, आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो इसलिए फोर्स होगा। अच्छा, ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड, बोलिए अरविंद। क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एज नो डिस्प्लेसमेंट इज देयर एंड नो फोर्स इज अप्लाइड, कोई फोर्स भी नहीं है, सो नो वर्क इज डन। बात नहीं करो। नेक्स्ट बताइए, ए सेल बोट इज मूविंग। तुम लोगों ने सेल बोट देखी है, पहले चलती थी पाल वाली नाव, उसमें बहुत बड़े बड़े ऐसे कपड़े बंधे रहते थे, ऐसे होते थे कि नहीं?
और कई सारे होते थे और इनकी दिशा बदली जा सकती थी। यहाँ नीचे स्पिंडल्स होते थे, उससे घुमा के क्या करते थे कि हम इसको हाथ से ऐसा ऐसा नहीं किया जाता था, तो कपड़ा मुड़ जाता था, फिर उस पर हवा लगती थी तो नाव पूरी घूम जाती थी। पहले हवा की डायरेक्शन के हिसाब से चलता था। तो बड़े बड़े ऊपर टारपोलिन तिरपाल लगा दिए थे नाव पे, और जब उस पर हवा जैसे पड़ेगी तो नाव उसी तरफ नहीं मुड़ जाएगी, तो उसको कहते हैं सेल बोट है। तो ऐसे केस में यस, तो सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। सो विंड एनर्जी इज अप्लाइंग फोर्स एंड सेल बोट इज मूविंग, उसी से चल रही है। तो इसलिए वर्क इज डन। अगर मान लो हवा ऐसे आ रही और तुमने अपने कपड़े को ऐसे कर दिया तो तुम्हारी नाव फिर क्या होगी बताओ, आगे बढ़ती चली जाएगी। उसका नोक कैसे रखो और कपड़ा ऐसे रखो और पीछे से हवा आएगी तो आगे नाव को ठेलेगी कि नहीं। और तुम्हें अगर मान लीजिए नाव को एक जगह खड़ा करना है तो कपड़े को घुमा के ऐसे कर दो, नाव में खड़ी ऐसे कर दिया तो हवा पड़ेगी तो नाव आगे नहीं बढ़ेगी। और तुम्हें लगा नहीं यहीं से नज़ारा अच्छा है, बादल देखेंगे, तो ऐसे कर दो, कुछ नहीं कर पाएगा। और थोड़ा घुमाओगे तो जब टेढ़ी हवा आएगी तो तुम्हारी नाव भी घूम जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं। तो कपड़े की डायरेक्शन के ऊपर है। कपड़े पे जब पीछे से हवा पड़ेगी, तुम्हारे अम्ब्रेले पे ही हवा पड़े तो तुम्हारा अम्ब्रेला उड़ जाएगा, तुम भी उड़ जाओ। होता है नहीं होता है। तो विंड एनर्जी इज अप्लाइंग फोर्स एंड बोट इज मूविंग, सो वर्क इज डन। Boat is moving, so work is done. Okay. अब अगला क्वेश्चन देखो। ए ऑब्जेक्ट थ्रोन एट सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन कर्व्ड पाथ। मान लीजिए कि हमने कोई चीज फेंकी तो हम हवा में भी बॉल उछालते हैं और मेरा साथी अगर उसे कैच कर लेता है, तो ऐसे में ग्रेविटी का क्या रोल है। ना ये देखिए, जो चीज हवा में फेंकी जाती है उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। किसी डायरेक्शन में फेंकी तो अल्टीमेटली क्या ये रीचेस टू ग्राउंड हो जाएगी। तो अब ये कह रहा है, अब जिस चीज को हम थ्रो करते हैं उसको कहते हैं when something is projected in air, that object is known as projectile. Your ball is projectile, और इस तरीके से और स्टोन फेंक रहे हो तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल है। एनीथिंग विच इज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। और उसका ये जो फ्लाइट का पाथ होगा ये ऐसा होगा, ट्रेजेक्ट्री। अब इसमें क्या पूछ रहा है बताओ कि एनीथिंग थ्रोन इन एयर एट सर्टेन एंगल मूव्स इन ए कर्व्ड पाथ, यही लिखा है बुक में, एंड अल्टीमेटली रीचेस टू ग्राउंड। कर्व्ड पाथ में मूव करेगा कि नहीं, एंड अल्टीमेटली रीचेस टू ग्राउंड। क्या इसमें इसके पूरे प्रोजेक्टाइल पाथ में हमेशा ग्रेविटी डाउनवर्ड ही लग रही है क्या? हमेशा ऐसी लग रही है। तो the initial and final point lie on the same horizontal line. जहां इसका इनिशियल पॉइंट है क्या उसी लाइन में इसका फाइनल पॉइंट भी है, सेम horizontal line। तो ऐसी स्थिति में बताओ what is the work done by gravity? ग्रेविटी किधर कार्य कर रही है? डाउनवर्ड। और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो किधर हुआ है? बोलो, ये सही बताना, बोलो। करेक्ट। जैसे मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हुआ और ग्रेविटी ऐसे कार्य कर रही है, बात कि नहीं? वो नहीं पढ़ा था मोशन चैप्टर, उसी में तो इन्होंने बताया कि अगर कोई चीज तेज से क्यों चली, है ना भाई। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में पढ़े होंगे, पिछले गेट से निकलो वहाँ उत्कर्ष कोचिंग सेंटर है। तो इन्होंने बता दिया कि सर इसका जो ये है ये किस राइट किस तरफ है। सो द डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल, however gravity is along vertical. Gravity is vertically downward और displacement कैसा है बताओ? Horizontal. So these two directions are perpendicular to each other. So work done by gravity is zero.
समझ में आई बात कि नहीं? देखो, सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये क्या है? डिस्प्लेस एज ग्रेविटेशनल force is vertically downward. While displacement is in horizontal direction. तो ये horizontal direction है. Force and displacement are perpendicular to each other. ये राइट एंगल पर है. Are perpendicular to each other. So work done is 0. नेक्स्ट देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है मास 10 kg का टेबल में है और उसे बी में ले जाया गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर क्या कार्य करेगी नोएल? बताओ। बुक तो होगी ना आपके पास, क्वेश्चन देखो और मुझे बता दो। आपका रिजल्ट आया है, आप तो बता ही सकती हो, और किसी का तो रिजल्ट भी नहीं आया। बताओ। हाँ दिव्या, 0 होगा क्योंकि टेबल पर ही दोनों पॉइंट हैं। जो ए और बी पॉइंट है वो किस पर हैं? और दिया गया है कि 10 kg इट इज मूव्ड टू ए पॉइंट बी, और ए और बी जो पॉइंट हैं इस टेबल पर, क्या वे हॉरिजॉन्टल पर लाई करते हैं? नाउ सो दिस इज ब्लॉक यहां रख दिया, और इस ब्लॉक को हमने क्या किया? ए से कहां पहुंचा दिया? बी में। ए पॉइंट से हमने बी तक इसको डिस्प्लेस कर दिया, जो कि हॉरिजॉन्टल पर है। और जब इस पे ग्रेविटी किधर कार्य कर रही है? एफ जी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर। सो बिल्कुल ऊपर वाला ही आंसर है। एज ग्रेविटेशनल वर्क इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, however displacement is in horizontal direction which is perpendicular to the force, so work done is 0. As gravitational force या gravity भी लिख सकते हो, is vertically downward while displacement, नमन आगे बोलो, displacement कैसा है? is in horizontal direction, और आगे बोलिए। हाँ, डायरेक्शन। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ एंड डी क्या हैं? आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो वर्क डन इज ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्रिक्शन तो कार्य कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी जीरो। हाँ दिव्या, फ्रिक्शन अगर हम देखें तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और ये आगे जा रही है। जैसे आप बॉल फेंकते हो तो फ्रिक्शन, आपने बॉल तो छोड़ दी तो आपका फोर्स अब तो गया, अब उस पर कौन काम कर रहा है? जैसे तुम्हारी कार चल रही है, तुमने इंजन ऑफ कर दिया तब भी चलेगी ना थोड़ी दूर, तो उस पर अब कौन कार्य कर रहा है? तो फ्रिक्शन पीछे काम कर रहा है, अब कार आगे चल रही। तो क्या फ्रिक्शन हमेशा ही निगेटिव वर्क डन करता है कि कभी कभी पॉजिटिव भी करता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो कभी भी पॉजिटिव नहीं करता, क्योंकि फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नहीं, इसीलिए तो उन्होंने बोला। तो जो एयर ड्रैग है वो हमेशा पॉजिटिव वर्क डन करता है कि निगेटिव?
निगेटिव पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपने खाली बोतल पानी के अंदर डुबा दी है और वो ऊपर आ जाती है उछल के, तो बोलो जो बियॉन्ड फोर्स है उसने पॉजिटिव वर्क डन किया है निगेटिव? बिल्कुल सही है, क्योंकि बियॉन्ड फोर्स भी ऊपर है, ऊपर भी। उत्कर्ष कोचिंग में पढ़े तभी सही बता पा, और कोई नहीं बता पा। सब लोग देखो निगेटिव बोल रहे थे, सिर्फ उत्कर्ष नहीं पॉजिटिव बोल रहा। आगे देखो, वहाँ की थर्ड रैंक आती, बहुत तेज थे। चलो अब देखिए कि इलेवेंथ क्वेश्चन का आंसर बताओ सुहाना। मान लीजिए अर्थ के चारों ओर एक सैटेलाइट मूव कर रही है। सर नो वर्क इज डन। कैसे? नहीं हाँ बोलो, बोलो क्यों नो वर्क इज परपेंडिकुलर एज ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर कैसे कार्य कर रहा है? डायरेक्शन। तो ग्रेविटेशनल यहाँ है और ये चल कैसे रही है सैटेलाइट ऐसे। सो एज डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर ही तो मूव कर रही है ना v स्पीड से, तो क्या लिखे? एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सैटेलाइट इज परपेंडिकुलर। यहाँ परपेंडिकुलर देखो, ये कौन सा एंगल है? परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर है नमन? हाँ, टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वर्क डन इज 0। अब देखिए ट्वेल्थ क्वेश्चन करो। Can there be displacement of an object in absence of any force acting on it? Think, discuss this question. हाँ बताओ दिव्या। Yes, interstellar space, यानी जहाँ पर in absence of any planet, if some celestial body or object is moving, then it will keep on moving, क्योंकि law of inertia है कि कोई फोर्स ना लगे तो चलती हुई चीज चलती रहेगी और रुकी हुई चीज रुकी रहेगी। सो इन इंटरस्टेलर स्पेस इफ सम ऑब्जेक्ट या सम स्टोन है, स्टोन लिख सकते हो या एस्टेरॉइड, अगर छोटा टुकड़ा है पत्थर का तो एस्टेरॉइड कहेंगे, अब 1 मीटर से बड़ा है तो मीटियोराइट। तो सम एस्टेरॉइड इज मूविंग, देन इट विल कीप ऑन मूविंग with uniform speed, with यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ सेंटेंस पूरा करो कनिष्का। कोई तो कर लेगा, इनमें एक कर लेगा, आप तो चलो नहीं कर पाएंगे। ये अभी इनसे टाइप कराएं, बहुत बेसिक अब चीजें इसमें जोड़नी है, वो देखें कौन जोड़ पाता है। हाँ अभिषेक। हाँ सुहाना बोलो। जोड़ लिया उन्होंने कहा सर अभी आपने तो स्पीड की बात की, अभी डायरेक्शन की कहाँ की है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तो लगाया ही नहीं है कि नहीं? तो यूनिफॉर्म मोशन तो मैंने लिखा नहीं था, अगर मोशन लिखा होता तो डायरेक्शन भी आ जाती। इट विल कीप ऑन मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन सेम डायरेक्शन टिल इटर्निटी, अनंत काल तक, इन सेम डायरेक्शन, या फिर जैसा नोएल ने कहा फॉर एवर।
आज एक ही बात है, एक ही घर में तो रहती हो। चलो अब देखो एक बात क्या है, तो यस दिस कंडीशन इज पॉसिबल। सो दिस कंडीशन जो वो पूछ रहा था वो कंडीशन पॉसिबल है। सो द गिवन कंडीशन इज पॉसिबल। अगर कोई फोर्स ना लग रहा हो नमन, तो क्या कोई चीज चल सकती है? बताओ। ये सब हाँ यही चल के यही सब है। चीज। 13 क्वेश्चन ये दिया गया है, एक पर्सन अपने सर पर घास का ढेरा ऐसे लटकाए हुए और वो काफी देर तक खड़ा रहता है। Sir, no work is done. क्यों? Because the gravitation is acting downward and the bundle of hair. अब वो टायर्ड हो जाता है, तो इसमें ये बात चीज ये कहा जा सकता है एज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट टेकिंग प्लेस, सो वर्क डन इज जीरो। हाउएवर द पर्सन इज गेटिंग टायर्ड ड्यू टू मस्कुलर स्ट्रेस। मसल्स पर तो स्ट्रेस आता है ना, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है तुम्हें मालूम है? ऐसे चलते फिरते आदमी नहीं गिरता है, लेकिन जब परेड होती है तो लोगों को सावधान किया जाता है तो हालत खराब हो जाती है। तुमको हिलना डुलना नहीं है, अगर एक भी हिल गया तो वो पॉइंट आउट हो जाएगा। वहाँ तुम्हें आधे घंटे खड़ा कर देते तो टक ठक ठक 4-5 लोग खड़े हो गिर जाते, और गिरते भी ऐसे कि तुरंत बेहोशी आ जाएगी, नाक किसी की टूट जाती, खून। या हमारे सामने की बात है, जब परेड होती है ना एयरफोर्स में, गिरते जरूर है, तो उसे मस्कुलर स्ट्रेस होता है। तुमको ये नहीं कहा जाता है कि गो एंड सिट देयर, गो एंड स्टैंड देयर, आधे घंटे खड़ा कर दीजिएगा। So this is as there is no displacement, so no work is done. अगर कोई कार्य नहीं किया गया तो मनुष्य थक कैसे गया? The person is getting tired due to muscular stress। मसल को एक ही पोजीशन में बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता। अब जरा देखें, एटीन्थ क्वेश्चन देखो। अच्छा, नाउ 18th क्वेश्चन पढ़ें, अब 17th भी पढ़ें। ऐसी ऊपर 16, 17, 18। सर पहला 0 है, दूसरा पॉजिटिव और तीसरा नेगेटिव है। नाउ जैसा कि कनिष्का ने सारी बात बता दी, पहला 0, दूसरा क्या है पॉजिटिव और तीसरा नेगेटिव। ठीक है। नाउ 18th क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट है और वो मूव इधर कर रहा है, समझिए इसकी v वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट की लिखो। डिस्प्लेसमेंट तो नहीं दिखा सकते, एरो तो वेलोसिटी दिखाना है, और ये फोर्स है। तो इसका मतलब है एज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो वर्क डन बाय फोर्स, फोर्स के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा?
is 0. सेकंड केस देखो, दिस इज केस 1. पॉजिटिव सो अगर ऐसे फोर्स लग रहा है और इधर ही जा रही है, एज फोर्स अप्लाइड and displacement are in same direction. So, नमन सेंटेंस पूरा करो. So, हार्ड है बहुत, लेकिन फिर भी पूरा हार्ड है. So the work is positive. So work done is पॉजिटिव. अब थर्ड देखो, अगर मान लो इस चीज पर कोई पीछे खींच रहा हो और फिर भी स्कूटर आगे बढ़ती चली जाए, तो एज फोर्स अप्लाइड, या फ्रिक्शन ही देखो, इसे फ्रिक्शन मान लो, अब वो स्कूटर आगे बढ़े रुकी जाएगी. तो फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट आर in opposite direction. तो इस वजह से क्या होगा? So work done is negative. इससे क्योंकि अपोजिट है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो, और यहाँ पे वर्क डन क्या है? 0. चलो अब क्वेश्चन नंबर 17 करो. क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, 17 और 16 भी करेंगे. ये बिना वर्क एनर्जी थ्योरम के कर रहे हैं. अभी इसको फिर दूसरी बार भी करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ, जो आपके यहाँ पढ़ाई जा चुकी है. लेकिन अभी हम इसे सिंपल मेथड से. तो बताओ कि एक ऑब्जेक्ट, एक कार है 1500 kg की, और किस वेलोसिटी से चल रही, बताओ. 60 मान लीजिए कार 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और मुझे इसे क्या करना है? क्या रोकना चाहते हो? तो इसको रोकने के लिए आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा. तो ब्रेक कार्य करेगा इस पर. तो जो भी कार्य करे, ब्रेक भी निगेटिव कार्य करता है, वो रोक रहा है ना. ब्रेक लग रहा है तो एक बैकवर्ड फोर्स है, जो फ्रिक्शन कर रहा है वही तो वो भी करेगा. एडिशनल फ्रिक्शन मान लो ब्रेक को, क्योंकि वो व्हील पर ऐसे हमने बताया नहीं था कि ऐसे दबा देता है डिस्क को. तो अब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकंड. तो ये क्या कह रहा है बताइए, ऐसे में कितना कार्य चाहिए, जबकि इसका वजन कितना है? 1500 kg. और स्टॉप, व्हाट इज द वर्क डन टू stop a car moving with velocity. अब इतनी बात समझ आ गई? तो ये बताओ, stop a car moving at velocity. चलो अभी इसको और आगे करें. अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं. इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम सही होगा. तो हम लोगों का वर्क का सेक्शन पूरा हो गया. ठीक है, क्योंकि ना इसमें एक्सीलरेशन दे रहा है और ना डिस्प्लेसमेंट, तो सीधा हम कोई फार्मूला लगा ही नहीं सकते. डिस्टेंस भी नहीं दे रहा है, टाइम भी नहीं दे रहा. अब ए निकलना चाहिए ना, तभी तो हम फोर्स निकाल पाते. फोर्स होगा फिर आगे कर पाते. चलो ना, b² - चलो फिर भी इसको कर देते हैं. तो पहले कार की क्या स्पीड है बताइए? 60 किलोमीटर पर आवर. और बाद में कार की क्या स्पीड है? 0 मीटर पर सेकंड. तो बताइए यू कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, अगर हम इसे नमन मीटर पर सेकंड बदलना चाहते हैं तो हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? 5/18 से. तो 60 इंटू 5/18 बोलो या 1000/3680 तो आता है, उसी से तो कटता है. तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आवर में 3600 सेकंड, उसी से तो बदला है. तो ये चीज किस में बदल गई बोलो? अब 18 से इसको काटो, ये दोनों 6 से कट जाएंगे क्या? 6 3 जा
और ये कितना आया? 10. अब बताओ 10 5 क्या? 50/3 मीटर पर सेकंड। बोलो सही है? u पता चल गया और v तो मीटर पर सेकंड में है। क्या आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मालूम है नमन? बताओ अगर मालूम है। Yes, sir. चलो v स्क्वायर बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये बात सही है? अच्छा, अगर मैं 2 को नीचे ले आऊं तो क्या होगा? तो as, और दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करूं, जरा करो, m से कर दो, तो m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, और वहां क्या हो गया? MAS। MA किसे कहते हैं? फोर्स को नहीं, वेट को भी कह सकते हैं, सही कह रही, क्योंकि A से G बन जाता है। अच्छा, अब फोर्स और S, अब ये S हो गया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है? और MA को आपने क्या कहा? फोर्स। तो जो यहाँ क्वांटिटी आएगी क्या वही वर्क डन हो जाएगी? बात समझ आ गई? हमने क्या किया, अपनी तरफ से सिर्फ M से मल्टीप्लाई कर दिया। सर M से क्यों? M से, अगर M से करोगे तभी तो फोर्स आएगा, नहीं तो फोर्स बनेगा ही नहीं। M तो कार का मास है 1500 kg, तो मैं मास, अगर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ क्या क्या चीज बन गई बताओ? तुमको कभी तुमने ये सुना है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर था कि नहीं सुना? सुना है? तो अगर ये सुना है तो जरा देखो, ये यहाँ क्या चीज आ गई बताओ? क्या ये mv स्क्वायर बाई 2 आ गया और माइनस m u स्क्वायर बाई, देखो m से मल्टीप्लाई करो बस, और बाई 2 तो दोनों में आ जाएगा ना। और क्या ये क्या हुआ बताओ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो फोर्स हुआ। अच्छा, हाफ mv स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये फाइनल हुई, और हाफ mv u स्क्वायर क्या हुआ? क्योंकि अब ये u है ना, तो u का मतलब शुरुआती काइनेटिक एनर्जी और v का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इससे क्या बोलेंगे बताओ? काइनेटिक एनर्जी। अब ये हो गया वर्क डन, यही वर्क एनर्जी थ्योरम। सर आपने उधर वापस से देख लो, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल लिख दो इसे, ये इनिशियल और ये क्या है? फाइनल। तो बोलो, और ये क्या है? इनिशियल। ये चीज क्या कहलाई बताओ? वर्क। क्या है वर्क एनर्जी? तो ये 4 नंबर का है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। क्या है बोलो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क। अच्छा, ये जो मैंने बताई है यही 16th क्वेश्चन भी है, बिल्कुल वही। उसमें सिंबल दिए पूरा, है कि नहीं? तो क्या लिखते हैं, एक बार फिर से रिपीट करो बेटा। ठीक है, तो जितनी होगी उतना ही उस ऑब्जेक्ट पे काम किया गया है। लिखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट ऑन, और इस फार्मूले का क्या नाम है बताओ? दैट इज वर्क, ये यहीं से शुरू है, वर्क एनर्जी थ्योरम। जितना मतलब तुम्हारी बॉडी से जितनी एनर्जी कम हो गई, क्या तुमने उतना ही काम किया? तो पहले फुल ऑफ एनर्जी थी, 100 जूल की एनर्जी लेके आई थी तुम, और पता चला काम करने के बाद 40 जूल है। 60 जूल तुम्हारी बॉडी की एनर्जी गई, तो तुमने काम कितने जूल किया बताओ? ये भी कितनी आसान बात है नहीं? क्योंकि वर्क का भी जूल है और साथ में एनर्जी की भी यूनिट काइनेटिक एनर्जी की भी। तो जूल अगर उधर से जितने कम होंगे उतने ही जूल तो काम करोगे। कि 60 जूल एनर्जी तुम अपनी बॉडी की खत्म कर दोगे तो 20 ही जूल काम करोगे क्या? नहीं। तो इसलिए क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम बताओ? वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया कि नहीं? वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, ये चीज हो गई। अब बस अब हमें फार्मूला लगा देना है।
हम कहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं? कहीं पर भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक, अब लिखो यहाँ पे, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, वर्क डन पूछ रहा है क्या, तो मैं क्या फार्मूला लगाऊं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, यही है, दिस इज एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम, तो दैट इज के फाइनल और माइनस के, अच्छा आपकी बुक में के ही लिखा है, काइनेटिक एनर्जी को के ई नहीं लिखा है, क्या लिखा है के, तो बोलो इसको क्या लिखें, हाफ एम बी स्क्वायर और माइनस हाफ, अच्छा यदि मैं हाफ एम को बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचा, सही है। अब इसमें वैल्यू प्लेस करो जरा, हाफ इंटू 1500 0 स्क्वायर माइनस 60 60 नहीं लिख सकते हो, कोई ऐसा ही थोड़ी ना, 50/3 स्क्वायर तो फिर दोनों में लग जाएगा, और ये चीज हो, ठीक है। अब इससे ये कटा कितना आया बोलो, 750, अब अंदर देखो 0 माइनस 2500/9, अब 0 से कोई चीज सब्ट्रैक्ट होगी तो निगेटिव, तो कितना हो गया 750 और इनटू -2500/9, ये 3 से कट जाएगा, काटो, तो 3 जा 9 और 3 2 जा 250, अब नहीं कटेगा। अच्छा बताओ 25 इंटू 25 क्या था, 625 और फिर कितने जीरो लगेंगे, 625,000 625,000, ठीक है, 3 जीरो लग गए, और नीचे क्या आ गया 3, और जैसा कि चंदन बता रहे इसमें और क्या लगा दो, एक माइनस भी लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से किसी कार को रोकने में क्या निगेटिव वर्क डन हुआ है, और वो वर्क डन किसने किया है, फ्रिक्शन के भरोसे मत छोड़ना, कार को बहुत महंगी होती है, 5-5 लाख की होती है, ब्रेक के भरोसे छोड़ा, ये नहीं कि ऑफ करके पता नहीं कहाँ टकरा जाए, भगवान रुक जाए मेरी कार, ऐसा मत करना, समझ में आ गया। तो दिस इज द वर्क डन, ओके नाउ so prove the formula of work energy theorem, और दूसरा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 17 and 18 दो करो। तो शुरू में वो किस स्पीड से चल रही है अभिषेक, क्या v से, और बाद में उसकी स्पीड क्या हो जाती है 0 मीटर पर सेकंड। तो बोलो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, हाफ, यहाँ v दिया तो v लेना पड़ेगा, जो बोलेगा वही लेना पड़ेगा। अब के फाइनल कितना है बताओ, हाफ m, क्योंकि 0 है तो वही जो होगा वही तो लेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या 0 है। Yes, और बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, थ्योरम दैट इज के फाइनल और माइनस के इनिशियल, क्या यही वर्क डन है, और फाइनल कितना है और इनिशियल, half mv square. तो यही वर्क डन हो गया। तो ये कितना हुआ माइनस हाफ एम बी स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई, बस है वही फार्मूला ही लगाया, बस उनकी वैल्यू डाल दी, कह रहा है अगर 20 से 0 हो जाए तो वर्क डन क्या हुआ उसमें, तो इतना वर्क डन हो। एक क्वेश्चन 19 भी देखो, सोनी सेज दैट एक्सीलरेशन 0 हो सकता है, अगर बहुत सारे फोर्स किसी पर एक्ट कर रहे हो तो भी एक्सीलरेशन 0 हो सकता है, तो क्या तुम उसकी बात से एग्री करते हो। यस सर, अगर वो सारे फोर्सेस परपेंडिकुलर में ही परपेंडिकुलर थोड़ी ना, बैलेंस्ड फोर्स हो, मतलब अपोजिट हो,
परपेंडिकुलर थोड़ी होता है, कैंसिल करने के लिए क्या है, परपेंडिकुलर चाहिए। मान लो कोई इधर से लगाया और ये कोई इधर से लगाया तो ये बेंच उधर जाएगी। तो कैसा होना चाहिए, इफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड, बैलेंस्ड का मतलब ऐसा, देन द नेट फोर्स विल बी जीरो एंड इन दिस केस देयर विल बी नो एक्सीलरेशन। जब फोर्स ही जीरो हो गया तो फोर्स ही तो एम ए होता है, मास तो किसी चीज का जीरो हो नहीं सकता, तो उसका क्या चीज जीरो होगा। देखो 19 से पहले देखो, फिर 28 भी दिखाएंगे। सोनी ये कहती है कि किसी पर अगर बहुत सारे फोर्सेस भी लगे हों तो भी उस पर एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है। तो क्या तुम उसकी बात से एग्री करते हो कि नहीं एग्री करते हो? कैसे बताओ, कैसे करती हो? एग्री नहीं करती है, एग्री करती है कैसे? क्योंकि अगर बैलेंस फोर्स होगा तो So if body is under, किसके अंदर है वो? बैलेंस्ड फोर्स, तो फिर क्या होगा? देन नेट फोर्स क्या हो जाएगा? और F क्या होता है बोलो? ma, तो F बाई m क्या होता है? A, और F अगर जीरो हो गया तो 0 बाई एम ही तो ए हो गया, तो एक्सीलरेशन अल्टीमेटली क्या हो गया? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो सोनी इज करेक्ट, इसलिए क्या हो जाएगा? सोनी इज श्योर। तो बहुत सारे फोर्स कार्य कर रहे हो तब भी उस पर एक्सीलरेशन 0 हो सकता है। फिर से समझिए, सब लोग जमा कर दो अपनी कॉपी, तो फिर बताएं। चलो हाँ लाइक नाउ देखिए, समझो इस बात को। एन ऑब्जेक्ट इनिशियली मूविंग विद v वेलोसिटी, ऐसा बुक में लिखा है। 16 क्वेश्चन पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट इनिशियली मूविंग विद, चंदन देखो बुक में, एन ऑब्जेक्ट इनिशियली मूविंग विद v वेलोसिटी अल्टीमेटली कम्स टू रेस्ट, रेस्ट पे आ जाती है। तो उस पर कितना वर्क डन हुआ, तो क्या करोगे बताओ? v स्पीड से चल रही है, v से चल रही है, वो लोग क्या आ जाती है? रेस्ट। तो अगर v से चल रही है तो बताओ इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इनिशियल क्या जीरो होगी? इनिशियल तो जब किसी, दैट इज एनर्जी कंटेन्ड बाय बॉडी ड्यू टू मोशन। जब उसमें मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तब कैसे जीरो होगी? नहीं, रुकी हुई होगी तब जीरो होगी। तो अब यहाँ देखो, इधर देखो कुमकुम, तो अगर v से चल रही है तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर रुक गई तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम जीरो स्क्वायर। तो फाइनल कितनी हुई? और काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या है? यस, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमेशा कभी भी निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। जैसे तुम्हारे पास 5 रुपए है और फिर पापा ने और दे दिए तुमको तो 10 हो गए, तो तुम्हें तुम्हारे पैसे में कितना चेंज आया? तो फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा करना है। इनिशियल माइनस फाइनल, तो 5 रुपए का चेंज है, नहीं प्लस 5। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो के फाइनल को क्या लिखूं? इनिशियल को क्या लिखूं? और वर्क डन निकल आएगा। देखो 0 माइनस कर दिया, आ गया। बस इतना ही करना है, एज पर काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम फार्मूला। समझ में आ गई बात? अच्छा, सोनी कहती है कि बहुत सारे फोर्स लगे हो किसी चीज पर तो भी वो चीज रुकी रहे, वो मतलब अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, और अगर चल रही तो एक स्पीड से भी चल सकती है। मैं इसी पेन को दोनों तरफ फोर्स लगाया हूँ और अपनी स्पीड से इंटरस्टेलर स्पेस पे चलना चाहते चलिए, क्योंकि वो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट कर दे रहे हैं। तो इस पर नेट फोर्स क्या हो गया? तो इफ द बॉडी इज अंडर बैलेंस्ड फोर्स, इफ द बॉडी इज अंडर, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? बैलेंस फोर्स वो होता है कि जो एक दूसरे को कट कर दे। तो नेट फोर्स क्या हुआ बताओ? F इज इक्वल टू ma, तो a क्या होता है? F बाई m। अब F की जगह क्या रख दो? तो ऐसे केस में जब 0 मीटर पर सेकंड है तो आप F ना लिख के इसे F नेट लिखो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें F नेट कितना है? तो 0 रख दिया, तो एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। तो क्या सोनी करेक्ट है?
इतना ही रखो आज के लिए। अभी कितने दिन की छुट्टी और बाकी है? 29 आज 25 हो गई ना? हाँ फिर तो नहीं।